नमस्कार। आज मैं फिर दुर्ग में हूँ और निडर छत्तीसगढ़ का आभार कि उन्होंने मेरे को फिर से राजनीतिक विश्लेषण पर चर्चा करने के लिए मौका दिया। आज दुर्ग से एक समाज सेवक है जिनके साथ में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। निडर छत्तीसगढ़ की तरफ से मेरे को जो मौका मिला, साथ में आपका आभार कि आपने भी हमको सबसे ज़्यादा समय दिया। एक छोटा सा परिचय के साथ आप अपन इस चर्चा को शुरुआत करते हैं। जी, सबसे पहले मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि निडर छत्तीसगढ़ ने मुझे इस लायक समझा कि हम लोग ये राजनीतिक विश्लेषण आज के दिन पर कर सकें। मैं देवेश मिश्रा समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं और वर्तमान में सनातन धर्म रक्षा वाहिनी का प्रमुख भी हूं। पूरे देश भर में हमारा समाज को एक दिशा देने का कार्य चल रहा है। जी, ये सबसे पहले ये है कि चर्चा का जो विषय था, हम दुर्ग जिले से दिल्ली को देखना चाहते हैं। जी, दुर्ग जिले से दिल्ली को देखना चाहते हैं तो आपके पास दो अनुभव है। आप कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं। दूसरी बात सनातन धर्म की, आपने जैसे बताया कि आप एक धार्मिक, सामाजिक और कहते हैं स्थानीय मुद्दों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। अभी आगामी चुनाव है, अब 4-5 दिन बचा हुआ है। चुनाव का जो पहला राजनीतिक मुद्दा अपने दुर्ग से क्या होगा जो इस चुनाव को अफेक्ट करेगा, जो इस पर असर डालेगा? जी हाँ, जहाँ तक हम लोग अगर देखते हैं तो आज जो मुद्दे हैं वे मुद्दे आजकल जो लोकसभा चुनाव होता है, चूँकि ये पूरे देश का चुनाव है तो इसमें जो सांसद हमारे यहाँ पर चुनकर जाते हैं तो उनकी बड़ी जवाबदारी होती है कि वो हमारे लोकसभा क्षेत्र में जितने भी विधानसभा आते हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वो केंद्र की योजनाओं को और जो बड़े बड़े जो प्लान जो होते हैं उसको अमली जामा पहनाने का काम करें। तो ये उनके सामने एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए और इन बातों को लेकर जो कार्य करते हैं उन्हें स्वाभाविक ही बहुत ज़्यादा इसका अवसर मिलेगा और उनको सफलता भी मिलेगी। पहला चीज़ है कि स्थानीय मुद्दे हमारे खासकर दुर्ग लोकसभा में अभी मेरे को नहीं लगता कि जैसा आपने भी एक विश्लेषण किया कि दुर्ग लोकसभा में स्थानीय मुद्दे नहीं। राष्ट्रीय मुद्दों पे देखा जाए तो कांग्रेस का मुद्दा क्या है और भाजपा का मुद्दा आपको क्या लगता है कि भाजपा कैंडिडेट का क्या मुद्दा है जो दुर्ग में बैठ के आज एक आम नागरिक के रूप तौर पर आप देख रहे हैं? अभी हम लोग सभी लोग देख रहे हैं जिस प्रकार का वातावरण विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद से पूरे देश में जो माहौल बना रखा है, विशेषकर हम कहना चाहेंगे कि जैसे हम देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी जो आज केंद्र की सत्ता में है, उन लोगों ने लगातार इस प्रकार से काम किया है कि आगे आने वाले चुनाव की जो रणनीति वो पहले दिन से ही बनाने लग जाते हैं, एक कार्यक्रम बनाकर काम कर रहे हो तो स्वाभाविक है कि उसका लाभ उनको मिलना ही है। दूसरी बात वो सत्ता पे एक अच्छी प्लानिंग के साथ काम करें। कांग्रेस का क्या इसी बीच में कांग्रेस और वही हम लोग कांग्रेस में भी ऐसी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम लोग बार बार एक चीज़ उसमें नज़र आती है कि कहीं न कहीं उनके जो नेता हैं वो बन जाते हैं, जो आम लोगों में जो सुनने में आता है, बन गए तो फिर वो कार्यकर्ताओं को पूछते नहीं है, बात नहीं करते हैं। यही चीज़, इन्हीं बातों का सामना यहाँ पर जब छत्तीसगढ़ में 15 साल लगातार रमन सिंह की सरकार रही तो उनके भी जो कार्यकर्ता थे और नेता काफ़ी नाराज हुए और वहाँ पर हमने देखा कि पब्लिक ने और कार्यकर्ताओं ने भी, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि पब्लिक ही परिवर्तन लाती है, इसमें बहुत बड़ा जो रोल होता है वो कार्यकर्ताओं का और जो नेता जो होते हैं उनका भी होता है। तो वही बात हुई, 15 साल की जो सत्ता थी बीजेपी की उसको एक झटके में कांग्रेस ने हटा दिया और हम लोगों ने देखा कि भूपेश बघेल जी की सरकार बनी। तो ऐसा होता है और इनको मौका मिला 5 साल का, तो इनको भी चाहिए था कि कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उनको वापस रिटर्न अगर सत्ता में हो जाती तो कुछ बात अलग होती, लेकिन शायद कुछ कमी रही होगी जिसकी वजह से हमने देखा कि एक विषय आपने लिया कि कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ है क्या, बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी के साथ है क्या? आप एक सामाजिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं क्या? वो स्थिति है क्या? दोनों जगह वही स्थिति है। क्या होता है कि कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो एक लेवल पे जाने के बाद में उनके पास कुछ रहता नहीं है, ठीक। तो जब वो लेवल वो अचीव कर लेते हैं तो उनको भी लगता है कि अब हमको भी सत्ता की चाबी हमारे हाथ में भी आएगी,
बार बार कोई एक ही व्यक्ति को क्यों मौका दिया जाए? फिर हर कोई कार्यकर्ता बन के और कहना चाहिए लेफ्ट राइट करते नहीं घूम सकता। बहुत से लीडर्स ऐसे होते हैं जिनमें सामाजिक दृष्टिकोण से कहना चाहिए, व्यावसायिक दृष्टिकोण से, मतलब हर प्रकार से प्रोफेशनल्स होते हैं जो कांग्रेस में भी बहुत जुड़े हुए हैं और बीजेपी में भी बहुत जुड़े हुए हैं। लेकिन एक जो प्रश्न है, मैं एक आम नागरिक की तरह उससे कर रहा हूँ जी कि बीजेपी की जीत आई, वो स्वीकार थी कांग्रेस को, लेकिन ये कैसे स्वीकार होगा कि कांग्रेस के 2 ही लोग जीते हमारे ज़िले से, आपके ज़िले से, और वो दोनों ज़िला छोड़ के चले गए, लेकिन बीजेपी का कोई ज़िला छोड़ के नहीं गया। कार्यकर्ता इसको कैसा देखता है? क्योंकि कार्यकर्ता ने तो उनको जिताया और वो ज़िला छोड़ गए, तो फिर अब कार्यकर्ता आपने बहुत ही बारीकी से इन बातों को पकड़ा और बहुत ज्वलंत मुद्दा है ये, और खासकर कांग्रेस जैसी अखिल भारतीय स्तर की जो पार्टी है उनके लिए ये सोचने का विषय है कि उनके पास सारे विधायक बन गए, विधायक बने विधानसभा चुनाव के बाद, फिर उनको एक ऐसा मतलब कहना चाहिए मजबूत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, कोई ऐसा नेता नहीं मिला जिसको वो लोकसभा चुनाव लड़ा सके। सबसे बड़ी कमी यही रही है। क्या होता है कि अभी हम लोग कुछ समय से देखते आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में होता यह है कि युवाओं को या महिलाओं को बोलते तो हम ये इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसको ये कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जो भी परिणाम आए, चलिए वो हो गया, वही लोग जो चुनाव हार गए, चाहे वो विधायक चुनाव हारे, चाहे वो किसी बड़े पदों पर रहे, योजना मंडल में रहे, आयोग में मंडल में रहे, ऐसे सभी लोग जो सत्ता का सूख भोगे, वो लोग जब सत्ता गई तो लोग संगठन में जाकर बैठ गए। अब होता यह है कि सत्ता आती है तभी सत्ता में यही रहे, और संगठन आती तो संगठन में वही लोग जाकर बैठ जाएं, तो जो अन्य जो नेता हैं उनको मौका कैसे मिलेगा? और यही बात हुआ, और इसी बात का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। हाँ, ठीक बात है, क्योंकि बीजेपी ने तो अभी नए नेता, एक युवा पीढ़ी, मतलब खासकर जिले में तो फिर से अपना पूरे नए लोगों को ला दिया। कांग्रेस ने शायद वो गलती की कि उन्होंने नए लोगों को नहीं लाया। जैसे पिछली सरकार आई थी तो देवेंद्र यादव जैसे नए लोगों को लाया था उन्होंने, एक बहुत अच्छा कदम था वो। हाँ, देवेंद्र यादव को सामने लाया गया, बहुत अच्छा कदम लेकिन था। वो आज यहाँ से पलायन कर गए, राजनीतिक पलायन हो गया जीतने के बाद भी, जवाब नहीं देने के लिए। एक इसके अलावा जो एक मुद्दा था जिसमें हम कांग्रेस को मिला किसानों का समर्थन, किसानों ने उनको बनाया। इस बार किसानों ने उनको नहीं बनाया। रोड 200-300 रुपये चावल का या इसके लिए। श्रमिक भी आज दूर है। किसान और श्रमिक के लिए कांग्रेस का ऐसा कौन सा एजेंडा है जो उनको सपोर्ट करेगा, और बीजेपी का ऐसा क्या चीज़ है जो उनका विरोध फिर से कांग्रेस के लिए करने के लिए करेगा? हम लोग की जब बात शुरुआत हुई, मैंने पहले ही बात रख दी, वो ये था कि भाजपा ने पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाकर रख दिया है कि गांव का अंतिम व्यक्ति भी आज भाजपा को जानने लग गया है। जहाँ पर लोग भाजपा कोई पार्टी, कमल फूल अभी भी लोग नहीं जानते थे, आज कहना चाहिए जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए और नड्डा जी हो गए, उनकी पूरी टीम जो हो गई, मतलब उन लोगों ने ऐसा काम कर रहे हैं कि उनकी पहुंच वहां तक हो चुकी है। लेकिन एक आरोप भाजपा पे सीधा है जी, राम मंदिर या फिर क्या बोलते हैं हिंदुत्व। बस वही बात मैं करना चाह रहा हूँ। हाँ, तो ये अगर हम इसको कांग्रेस के दृष्टिकोण से देखें या फिर जो विरोधियों के दृष्टिकोण से, जो कांग्रेस का INDI है, इसके दृष्टिकोण से देखें तो उनका कहना है कि ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है और ये धर्म की बात करते हैं। क्या लगता है, मतदाता धर्म की बात करना चाहता है कि नहीं करना चाहता? क्या ये मुद्दा आगामी लोकसभा का नतीजा चेंज कर देगी? 100% यह जो मुद्दा है, यही मुद्दा जो है पूरे देश की जो राजनीति है उसको दिशा दे रहा है आज जी। उसका बहुत बड़ा कारण बता दूं, आपने जो धर्मनिरपेक्ष वाली बात कही, वो पंथ निरपेक्ष संविधान में वो हो चुका है। एक्चुअली धर्मनिरपेक्ष नहीं, वो पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, मैं उसको सुधार करता हूं। हाँ जी। दूसरी बात हम लोग आते हैं, नहीं पहले धर्मनिरपेक्ष था, उसको सुधारा गया है, पंथ निरपेक्ष किया गया, वो बिल्कुल सही है, उसमें एडिट। दूसरी बात हम आते हैं कि जो बहुसंख्यक समाज है हमारे देश का, हमारा देश एक कहना चाहिए
हम लोग जरूर कहते हैं पंथ निरपेक्ष ये है, लेकिन यहाँ पर बहुसंख्यक वर्ग जो है वो सनातन हिंदू धर्म मानने वाले लोगों का है जी। और जो कम है मुस्लिम है, क्रिश्चियंस हैं, तो ये अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। होता ये है कि बार बार अगर कोई पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल है, अगर वो बहुसंख्यक वर्ग को किनारे करने की कोशिश करेगा, उसे नज़रअंदाज करेगा, उनके जो कहना चाहिए धरोहर है उसको नेस्तनाबूद करने की कोशिश करेगा या ऐसे लोगों को प्रश्रय देगा जो उनके बिल्कुल खिलाफ है, तो स्वाभाविक है उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और यही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसने क्या किया, इन बहुसंख्यक वर्गों के भावनाओं के अनुरूप कार्य किया। उन्होंने उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश की, आकर्षित करने की कोशिश की, जोड़ा अपने साथ जोड़ा। चाहे वो राम मंदिर के मुद्दे, अब देखिए कि 22 जनवरी को उन्होंने अपना प्रोग्राम बना रखा था कि ये जो डेट है, इस डेट में इस टाइम पे मुझे ये करवाना है। ये प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने डिसाइड कर रखा था, तो उन्होंने वो किया। धारा 370 हटाने की बात की, उन्होंने वो किया। होता ही है कि जो ये बड़े बड़े जो मुद्दे हैं जो पूरे देश को, मैंने पहले कहा कि पूरे देश को दिशा देने का काम कर रहे हैं, चाहे वो सीए की बात कर रहे हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो इन बातों को लेकर कांग्रेस बिल्कुल कहना चाहिए शांत रहे, सहज रहे। उस वजह से कांग्रेस को खड़ा करने के लिए ऐसे वहाँ पर प्रवक्ता नहीं रहे, अपनी बातों को रखने वाले बुद्धिजीवी वर्ग, या कहने चाहिए कांग्रेस पार्टी के जो चिंतक जो थे, जो सोचते थे कांग्रेस के बारे में, अभी जो कांग्रेस उनका भाव रहा। एक जो जिले के लिए, दुर्ग जिले का देखा जाए जी, कांग्रेस ने साहू, जो एक जो सबसे ज़्यादा संख्या बताई जाती है साहू समाज का वोट है, तो उन्होंने साहू समाज को महत्व दिया है। क्या ये महत्व आने वाले चुनाव में मतों की संख्या का अंतर करेगा, और क्या ये जो संख्या वो जो पिछली चुनाव की जीत थी जो भाजपा के यहाँ के सांसद की थी उसको पाट पाए, क्योंकि वो रिकॉर्ड थी, वो संख्या को पाट पाएगी क्या? बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। और ये चुनाव ये भी बताने वाला है जी, इसके पहले भी हुआ है। हाँ, उन क्षेत्रों में जहाँ पर साहू और कुर्मी दोनों की बहुलता है जी, उन क्षेत्रों में भी अन्य जाति वर्ग के लोग जीत कर आए हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी गलतियां जो है कांग्रेस के कुछ नीतियों में अभी हो रही है। मैंने पहले कहा कि कांग्रेस में जो सोचते थे कांग्रेस पार्टी के बारे में, वैसे बुद्धिजीवी वर्ग वहां से गायब हो चुके हैं। ये क्या बात है, वो पार्टी के उनके अंदर का मामला है, ये जो सोचने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जातिवाद की बात करना राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी को जो है रसातल पे ले जा रही है। इनको कभी भी, भाई हम जिस देश में रहते हैं वहाँ ना तो जातिवाद की बात है, ना धर्म भेद की बात है, ना किसी की बात। हम तो सबको समान लेकर चलते हैं, सब समान नज़रों से देखते हैं। तो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी और उनके नेताओं को तो कभी भी इस प्रकार की जाति, वर्ग, क्षेत्र, इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहिए, धर्म की बात ही नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ी गलती है। और इन्होंने जहाँ छेड़ा तो उसी बात को लेकर भाजपा उनके पर चढ़ाई कर दी, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। पहले ये बातें नहीं होती थी और कांग्रेस आगे रहती थी। आपने देखा होगा कितने समय तक कांग्रेस शासन करती रही। एक जो अंतिम प्रश्न है और शायद कांग्रेस के लिए वो ज्वलंत प्रश्न है कांग्रेस दृष्टिकोण से, आज हमारे मतलब कांग्रेस के पास में वो है 2 जिले, जो 2 विधायक है और बाकी जगह भाजपा का वो है। क्या जो हारे हुए लोग हैं वो पूरे मन से इस कैंडिडेट को, जिसको कांग्रेस के बताया जाता है, जैसे मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से उसको दिया, टिकट दिया अपने दम पे, क्या उनका समर्थन उनको मिलेगा? जो हार गए, जीते हैं वो तो देंगे ही, लेकिन वो जीते दोनों बाहर हैं। अब हारे लोग यहाँ बैठ के इनके समर्थन में आएंगे क्या? यही एक चीज़ हमको देखना होगा कि तुरंत विधानसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो हारे हुए विधायक है या पार्टी के तमाम अच्छे दिग्गज नेता हैं जो चुनाव के संचालन करता रहे हैं, ऐसे लोग और उन कार्यकर्ताओं में, उन नेताओं में इन्होंने कितनी ऊर्जा भरी है, कितना उन्होंने प्रोत्साहन दिया है, कितना महत्व दिया है, क्या उनसे कार्य लिए जा रहे हैं, नहीं लिए जा रहे हैं, किसको किसको पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है। मैं आपको बता दूं,
जिसको भी प्रत्याशी बनाया गया वह प्रत्याशी और स्वयं संगठन अगर मजबूती से काम करे तो बिल्कुल कांग्रेस को जीतने से भी कोई नहीं रोक सकती। लेकिन आज की स्थिति में जो हमको अभी जो सिनेरियो जो दिख रहा है उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि संगठन के लोगों को, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, या शहर स्तर पे हो, या राज्य स्तर पे हो, आपको तो लगातार हम लोग न्यूज़ चैनल में भी देख रहे हैं, समाचार पत्रों में भी देख रहे हैं कि इस प्रकार की बातें आ रही है। तो ये लोग वो महत्व नहीं दे पा रहे हैं। तो एक ऐसा लगता है कि कहीं लोग अपनी उपस्थिति बस तो नहीं दिखा रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, मतलब एकदम संख्या बल दिखा रहे हैं, वोट बस दिखा रहे हैं कि हम लड़ बस रहे हैं चुनाव। एक जो सही रणनीति के साथ जो चुनाव लड़ने का जो जज्बा होता है, जो लगता है कार्यकर्ताओं में, वो नजर नहीं आ रहा है। जो आक्रामकता भाजपा के लीडर्स, उनके कार्यकर्ताओं में, हो सकता है कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद में उन्हें और भी ज्यादा एनर्जी आ गई, लेकिन उस एनर्जी को बनाए रखना था कांग्रेस को। जैसे अब कांग्रेस की तो आपने बताई जी, भाजपा के लोग जीते हैं, दो को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग जीते हैं। ये जो दो जीते हैं, हारे हैं, उसमें से एक तो हमारे कैंडिडेट ही हैं भाजपा से। जी जी जी। लेकिन जो बाकी जो भाजपा के जीते हैं, क्या उनको विधानसभा में जितनी सीट, जितना वोट मिला है उससे एक वोट या कितने वोट वो लोग आगे ला पाएंगे? ये भी एक बड़ी चुनौती है अगर भाजपा की तरफ से। ये एक बड़ी चुनौती है, और उन्हीं चुनौतियों को लेकर मैंने आपको फिर से कहा कि इनकी जो रणनीति है, जो भाजपा एक संगठन, जो उनका एक कैडर बेस पार्टी है वो, और हम लोग मास बेस पार्टी, जो कांग्रेस होती है मास बेस पार्टी, तो कैडर बेस पार्टी वहाँ पर संगठनात्मक ढांचा इतना जटिल है, और उनको अनुशासन का बिल्कुल पालन करके कार्य करना होता है। हर स्टेप पे हर किसी का काम बटा हुआ है, वो वहाँ से हटता नहीं है जी। कांग्रेस में वो बात नहीं है। तो ये दोनों को भिन्न बनाती है, और यही वो वजह है कि उनको कुछ न कुछ इजाफा करने में वो मदद करेगा। उनका संगठनात्मक ढांचा इतना ज़बरदस्त है कि उनको उसके सामने कांग्रेस जो है फीकी नज़र आती है, थोड़ा कम नज़र आती है। फिर भी ये तो मतदाता है हमारे, जनता जनार्दन है, उनको जहाँ पर सही लगेगा और जिसको मत ज़्यादा देंगे वही जीत कर आएगा, और वही यहाँ का सांसद बनेगा, और उन्हीं सांसद लोग वहाँ पर जाकर प्रधानमंत्री चुनेंगे। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, मतदाता से बढ़कर कोई हो नहीं सकता। हाँ, तो उनकी जो रूपरेखा है जी, तो ये था हमारा एक विश्लेषण, जिसमें शायद लगता है कि भाजपा को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, और कांग्रेस को संगठनात्मक रूप से और अपनी जो रणनीति के रूप में बहुत कुछ सुधार लाना पड़ेगा। इसी के साथ मैं फिर से लीडर छत्तीसगढ़ का आभार कि उन्होंने मेरे को एक अवसर दिया, और सर का भी आभार कि उन्होंने हमको अपना समय दिया, और एक निर्भीक होके, एक तरफा नहीं होके दोनों तरफ की बात करते हुए उन्होंने एक विश्लेषण भी किया। धन्यवाद। धन्यवाद।